हाल के दिनों में वेनेजुएला में जो हुआ वो देखकर लगता है कि हम इतिहास की किताबों से कोई पेज सीधे रियल लाइफ में देख रहे हैं। आप सोचिए, इंपीरियल पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन दूसरे देशों को टेक ओवर करते थे रिफॉर्म के नाम पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया में क्या किया था, आज अमेरिका वही वेनेजुएला में कर रहा है, और वो भी बड़े स्केल पर। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने रात के अंधेरे में सर्जिकल स्ट्राइक किया। वेनेजुएल प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को कैप्चर किया, डिटेन किया और यूएस ले जाया गया। दोनों अब न्यूयॉर्क में ड्रग और वेपन्स रिलेटेड चार्जेस का सामना कर रहे हैं। वेनेजुएलन इंटीरियर मिनिस्टर ने 100 से ज्यादा मौतें बताई। क्यूबा ने 32 अपने सिटीजन्स की मौत कंफर्म की। ट्रंप ने साफ कहा, अब अमेरिका वेनेजुएला चलाएगा, ऑयल सेक्टर रिबिल्ड करेगा। आप बताइए, ये इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन नहीं है तो क्या है? ऑपरेशन में साइबर अटैक, पावर कट, एयर डिफेंस न्यूट्रलाइजेशन शामिल हैं। 150 प्लस एयरक्राफ्ट ड्रोन्स इस्तेमाल हुए। मादुरो को न्यूयॉर्क कोर्ट में नार्को टेररिज्म और ड्रग चार्जेस पर ट्रायल के लिए ले जाया गया। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कुछ समय के लिए अमेरिका वेनेजुएला चलाएगा। वॉशिंगटन उसके नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर गवर्नमेंट तक सब कुछ कंट्रोल करेगा। दोस्तों, इससे अमेरिका ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंटरनेशनल लॉ उनके लिए नहीं बनता। पुतिन ने यूक्रेन में जो किया उसके लिए उन्हें वॉर क्रिमिनल कहा गया। ट्रंप वेनेजुएला के साथ वही कर रहे हैं और उन्हें तारीफ मिल रही है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर कल चाइना ताइवान के साथ ऐसा कर दे या हमारे लद्दाख, अरुणाचल में, तब कौन बोलेगा, कौन बचाएगा? आज के भारतीय उपाध्याय एपिसोड में हम आपसे सीधे बात करेंगे अमेरिका की इस बुलिंग के बारे में। हम साथ मिलकर समझेंगे कि वेनेजुएला में आखिर क्या हुआ, क्यों ये दुनिया भर में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, ट्रंप को मादुरो को अरेस्ट क्यों करना पड़ा, असली वजह क्या है, ऑयल, पेट्रो डॉलर्स या चाइना को चुनौती, और इस सब के बाद दुनिया के लीडर्स की नींद क्यों उड़ गई है, अमेरिका की हिट लिस्ट पर अगला नंबर किसका है? दोस्तों, याद कीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी में हमारे इंडिया में ट्रेड वॉर के बहाने एंट्री की और फिर धीरे धीरे पूरे देश को कंट्रोल में ले लिया। पहले ट्रेड, फिर पॉलिटिकल दखल और आखिर में मिलिट्री पावर से राज। ये इंपीरियलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण था। आज भी यही पैटर्न दोहराया जा रहा है। आप देखिए, अब दुनिया में एक दो महाशक्तियां मिलकर बाकी सभी को अपनी मर्जी से चलाना चाहती हैं। ट्रंप ने रातों रात वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया, तेल पर कब्जा कर लिया, सब साफ साफ सामने है। पहले कम से कम डेमोक्रेसी का बहाना बताते थे, अब तो खुलकर धौंस दिखाई जा रही है। इसे डिप्लोमेटिक भाषा में डोनेरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, ट्रंप का वर्जन ऑफ मोनरो डॉक्ट्रिन। आपको याद होगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने सोचा था कि अब माइट इज राइट की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, यूएसएसआर गिरा, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करने लगे। लेकिन दोस्तों, ये सब तब तक ही सही था जब तक अमेरिका जैसे डोमिनेट पावर को मंजूर था। इस हफ्ते अमेरिका ने फिर दिखा दिया कि अगर उनका मन भराए तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड लॉ सब फाड़कर फेंक सकते हैं। अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर उनका अपना बैकयार्ड है, यहाँ कोई स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक दखल नहीं सहेंगी। आज वो 200 साल पुराना मोनरो डॉक्ट्रिन फिर से जिंदा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका अकेला नहीं है, हमारे पड़ोस में चाइना भी यही गेम खेल रहा है। चाइना ने पूरे एशिया के इस हिस्से को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मान लिया है। जापान, ताइवान, हमारे साथ टकराव सब इसी का हिस्सा है। चाइना अपना चंद्रोइड डॉक्ट्रिन बना रहा है। पिछले 10 सालों में अमेरिकन क्वाड जैसे ग्रुप से चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये रूज प्रेसिडेंट आया है जिसने सब गड़बड़ कर दिया। एक झटके में चाइना को फ्री पास दे दिया, जो मन में आए वो करो। दोस्तों, इससे पूरी दुनिया, खासकर हम जैसे देश बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। आज हम आपसे साथ मिलकर समझेंगे कि मोनरो डॉक्ट्रिन आखिर क्यों बना, ट्रंप इसे इतना आक्रामक रूप क्यों दे रहे हैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में ये एक्सपेंशनिस्ट और इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी कहां से आ रही है, और अगर अमेरिका वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, ईरान पर ये सब कर सकता है तो चाइना, जापान, ताइवान या हमारे ऊपर आक्रमण होने से कौन रोकेगा? क्या हम सब इन सब डॉक्ट्रिन्स में फंस जाएंगे या हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी है?
आप में से कई लोग जानते होंगे कि वेनेजुएला और यूएस के बीच दशकों से टेंशन चल रही है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि अमेरिकन वॉरशिप वेनेजुएलन कोस्ट के आसपास घूम रहे थे। चलिए अब सीधे 3 जनवरी की घटना पर आते हैं। CIA और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस को ग्रीन सिग्नल मिला और वेनेजुएला पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गया। 150 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ड्रोन, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। ये सब 20 अलग बेसेज और नेवल शिप्स के लॉन्च किए गए। सितंबर से वॉरशिप वहां डिप्लॉय था। वेनेजुएला के अंदर साइबर स्ट्राइक्स हुए, बड़े इलाकों में पावर कट गई, रडार और एयर डिफेंस के सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिए गए। सुबह 2 बजे हेलीकॉप्टर्स मादुरो के कंपाउंड पर पहुंचते हैं। गार्ड्स ने फायरिंग की, एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ, कुछ अमेरिकन सोल्जर्स इंजर्ड हुए, लेकिन ऑपरेशन नहीं रुका। डेल्टा फोर्स का 160th स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट कंपाउंड में घुसा और सिर्फ 3 मिनट में मादुरो के रूम तक पहुंच गया। सवाल ये है, ये परफेक्ट प्लानिंग थी या वेनेजुएलन आर्मी अंदर से ही बिक गई? इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हुआ और ये डिबेट का सब्जेक्ट क्यों है? लेकिन सुबह 4:30 तक मादुरो और उनकी वाइफ USS इवो जिमा पर ट्रांसफर हो चुके थे और फिर न्यूयॉर्क। ये प्रिसीजन वही थी जो 15 साल पहले ओसामा बिन लादेन कैप्चर में इस्तेमाल हुई थी। फर्क सिर्फ ये है कि ओसामा ग्लोबल टेररिस्ट था, मादुरो एक चुना हुआ प्रेसिडेंट है। लेकिन ट्रंप गवर्नमेंट के लिए ये एक छोटी डिटेल्स अब मायने ही नहीं रखती। अब आप बताइए, क्या वेनेजुएला का ऑयल इतना वैल्यूएबल है या इसके पीछे कुछ और ही है? और अगर कल चाइना ताइवान ऑक्यूपाई कर ले तो अमेरिका क्या मुंह दिखाएगा? क्या हम न्यू इरा ऑफ इंपीरियलिज्म में वापस आ जाएंगे जहां सिर्फ पावर ही मायने रखती है? आज अमेरिका की बुलिंग का जवाब सिर्फ चाइना दे सकता है, क्योंकि चाइना ने रिसर्च, टेक्नोलॉजी और हार्ड वर्क से खुद को वर्ल्ड लीडर बनाया है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1823 में। अमेरिका को इंडिपेंडेंट हुए अभी 50 साल भी नहीं हुए थे। वो अभी वेस्ट की तरफ एक्सपांड कर रहे थे, पैसिफिक कोस्ट तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन यूएस लीडर पहले से ही अमेरिकन स्फेयर और इन्फ्लुएंस की बात करने लगे थे। उस समय साउथ और सेंट्रल अमेरिका के कॉलोनीज यूरोपीय पावर से आज़ादी मांग रहे थे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे। तभी प्रेसिडेंट जेम्स मोनेरो ने डिक्लेयर किया, यूरोपीय पावर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इंटरफियर नहीं कर सकते। शुरू में यूरोप को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका के पास बड़ी नेवी नहीं थी और यूरोप इंडिया जैसे देशों को लूटने में बिजी था। लेकिन धीरे धीरे ये डॉक्ट्रिन यूएस फॉरेन पॉलिसी का कोर बन गया। फिर यूएस वेस्टवर्ड एक्सपांड हुआ, पैसिफिक तक पहुंचा। अब कंटिनेंट सिक्योर था। अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसकी जियोग्राफी, 2 तरफ ओशन, नेचुरल फोर्ट्रेस। लेकिन अब एक्सपेंड कैसे करें? ग्रेट पावर्स जैसे ब्रिटेन, स्पेन के पास पावरफुल नेवी थी। सी कंट्रोल मतलब ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल, मतलब अनलिमिटेड पावर। यहाँ से अमेरिका कंटिनेंटल पावर से ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनने का सपना देखने लगा। मिलिट्री पावर बढ़ी तो उसका इस्तेमाल करने की चाहत भी बढ़ी। 10 साल में लैटिन अमेरिका में एक्टिव हस्तक्षेप शुरू। स्पेन से वॉर करके क्यूबा को आज़ादी दिलाई, प्यूर्टो रिको को अपना बनाया। फिर थियोडोर रूजवेल्ट आए, उन्होंने मोनेरो डॉक्ट्रिन में रूजवेल्ट क्रोलरी ऐड किया। अगर लैटिन अमेरिकी कंट्रीज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस नहीं निभाते या स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं तो यूएस को इंटरनेशनल पुलिस का राइट है। यहीं से दूसरे देशों में घुसपैठ पॉलिसी बन गई। पिछले 100 सालों में यूएस ने ढेर सारे लैटिन कंट्रीज में इंटरफेयर किया। मोनरो डॉक्ट्रिन डिफेंसिव टूल से वेपन बन गया। 20th सेंचुरी में बैक टू बैक वर्ल्ड वॉर्स ने अमेरिका को सबक दिया, सिर्फ अपने कंटिनेंट तक रहना काफ़ी नहीं। ट्रू ग्लोबल पावर बनने के लिए यूरोप और एशिया में पावर प्रोजेक्ट करनी होगी, वरना ये एरियाज जर्मनी या रशिया के हाथ चले जाएंगे। ब्रिटिश जियोग्राफर हालफोर्ड मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी थी, जो यूरेशिया के सेंट्रल एरिया को कंट्रोल करेगा वो सुपर पावर बनेगा। यूएससी से हार्टलैंड कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। वर्ल्ड वार 2 में यूएस फोर्सेस ईस्टर्न यूरोप और एशिया में घुसे और परमानेंट स्टेशन कर दिए। लेकिन पूरी दुनिया सोल्जर्स भेजकर रूल नहीं कर सकते, क्योंकि वो महंगा है, जान का खतरा भी है। पावर मेंटेन करना था, वरना यूएसएसआर सुपर पावर बन जाता। यहाँ निकोलस जे स्पाइकमैन ने 3 लेयर स्ट्रेटेजी दी।
फर्स्ट लेयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर एब्सोल्यूट कंट्रोल, मोनेरो डॉक्ट्रिन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सेकेंड लेयर, यूरेशिया, खुद रूल नहीं बल्कि बैलेंस, लोकल राइवल्स को सपोर्ट करो। यूरोप वेस्ट रशिया, इजराइल सऊदी वेस्ट ईरान, पाकिस्तान वेस्ट इंडिया, जापान कोरिया वेस्ट चाइना, किसी नए सुपर पावर को उभरने मत दो। थर्ड लेयर, रीमलैंड, यूरेशिया के कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, यहाँ पॉपुलेशन, इकोनॉमी, ट्रेन रूट्स, ऑयल सब है। स्ट्रेटेजी ये थी कि किसी एक पावर को डोमिनेट मत होने दो, राइवल्स को आपस में भिड़ाओ, इनडायरेक्ट इंटरवीन करो। जब तक यूएस इन 3 लेयर्स में था तब तक सब ठीक चला। यूएसएसआर खुद टूट गया। 1990 तक अमेरिका अनचैलेंज्ड सुपर पावर बन गया, लेकिन यहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ। पीक पावर पर भी रुका नहीं, नाटो को ईस्ट पुश किया, वॉर ऑन टेरर के नाम पर इराक अफगानिस्तान में घुसा। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ने एक्सपेंशनिज्म की रीढ़ तोड़ दी। क्राइसिस के बाद सबने देखा कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया अमेरिका की नहीं सुन रहे। दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ी, लेकिन अमेरिका चेंज एक्सेप्ट कर रहा था, चैलेंजेस के लिए रेडी था। रियल थ्रेट सिर्फ चाइना था। रैपिड ग्रोथ, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। दोस्तों, पहले के ज़माने में किसी देश को टारगेट करने के लिए बहाना बनाना पड़ता था, डेमोक्रेसी का प्रीटेक्स्ट। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद वॉशिंगटन में सेलिब्रेशन का माहौल है, कोई बड़ी जस्टिफिकेशन नहीं। ट्रंप ने कहा कि ये लॉ एनफोर्समेंट एक्शन है, रिजिम चेंज से ज्यादा। मादुरो नार्को टेररिस्ट हैं, यूएस कोर्ट्स में पहले से चार्जेस हैं। अमेरिका ने एक क्रिमिनल कैप्चर किया, साथ में ढेर सारा ऑयल भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो अलग बात है। ट्रंप ने रोड मैप दिया कि अब कुछ समय अमेरिका वेनेजुएला चलाएगा, ऑयल सेक्टर अमेरिकन कंपनीज हैंडल करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड होगा, गुड डेज आएंगे। लेकिन आप और हम अच्छे से जानते हैं कि असल में क्या होगा। बड़ी कंपनीज आएंगी, बिलियंस इन्वेस्ट करेंगी, ऑयल और गोल्ड जैसे रिसोर्सेज निकालेंगी, कंपनीज रिच होंगी, अमेरिका को फायदा। लेकिन वेनेजुएला के लोगों को इराक, लीबिया जैसी सिचुएशन मिलेगी। ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल ऑयल यूएस को देगा, स्टोरेज शिप से ले जाया जाएगा। एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा, यूएस वेनेजुएला के प्रोडक्शन और सेल्स को इंडेफिनिटली कंट्रोल करेगा। 9 जनवरी को ट्रंप शेवरॉन, कॉनोकोफिलिप्स, एक्सॉन मोबाइल के सीईओ से मीटिंग करेंगे। इन्वेस्टमेंट पर बात, ऑयल इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल पैटर्न, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर इम्पैक्ट। दोस्तों, अभी यूएस कह रहा है कि वो वेनेजुएलन वाइस प्रेसिडेंट और मादुरो के क्लोज सर्कल के एक लीडर से टॉक्स में है। डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने इसे पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया। उल्टा नेशनल टीवी पर मिलिट्री लीडर्स के साथ अमेरिका के खिलाफ यूनिटी की बात की, एंटी इंपीरियलिज्म की निंदा की। अमेरिका को वर्ल्ड पुलिस कहा, लेकिन बैकग्राउंड में क्या डील चल रही है अभी तक क्लियर नहीं है। इस बीच मारिया कोरिना, जिन्होंने नोबेल प्राइज ट्रंप को डेडिकेट किया था, सीन से गायब सी लग रही है। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज ना मिले, लेकिन मारिया ने अपना डेडिकेट किया। लेकिन लगता है ट्रंप ने दिल से फॉरगिवन नहीं किया। ट्रंप ने क्लियर किया कि मारिया और उनकी पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं है। ट्रांजिशन गवर्नमेंट हैंडल करने के नंबर्स नहीं हैं। ये वही लीडर है जिन्हें मादुरो ने 2024 इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई करके रोका था। उनकी जगह उनके राइट हैंड मैन एडमुंडो गोंजालेस ने कंटेस्ट किया। कई यूरोपियन कंट्रीज और यूएस ने ऑफिशियली माना कि 2024 इलेक्शंस असल में गोंजालेस ने जीते थे। मारिया ही अगली प्रेसिडेंट बन सकती थी, लेकिन ट्रंप ने लैक ऑफ सपोर्ट कहकर मामला कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब आप बताइए, अगर मारिया को वो रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं है, नंबर्स नहीं है, तो यूरोप और वेस्ट ने उन्हें 2024 का रियल विनर क्यों माना? अब ट्रंप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पर अब हिपोक्रेसी भी नहीं कर रहे। मादुरो हट गए, लेकिन रिजिम वही है। वीपी इंटरिम बनी हुई है। ट्रंप उसी रिजिम से बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये मनी की बात है या डेमोक्रेसी की? हमने इतना क्लियर रिजिम चेंज शायद पहले कभी नहीं देखा। चलिए दोस्तों, अब उस घटना पर आते हैं जो वेनेजुएला के ठीक बाद हुई और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
यूएस कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्सेस ने नॉर्थ अटलांटिक में रशियन फ्लैग टैंकर मारिनेरा को सीज कर दिया। ये टैंकर वेनेजुएला से ऑयल लेने जा रहा था और अमेरिकी सैंक्शन को खुलेआम ब्रेक कर रहा था। इसी तरह दूसरा टैंकर एम सोफिया कैरेबियन में पकड़ा गया, जो भी वेनेजुएला से जुड़ा हुआ था। ये पूरा कैप्चर 2 हफ्ते की इंटेंस चेंज के बाद हुआ। टैंकर को रशियन सबमरीन एस्कॉर्ट कर रही थी, लेकिन अमेरिका ने फिर भी कब्जा कर लिया। रशिया ने इसे इलीगल और पायरेसी यानी समुद्री डकैती कहा। अब टेंशन स्काई हाई हो गई है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि सैंक्शन टैंकरों को सीज करना जारी रहेगा। रशिया या चाइना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, ये ऑयल ब्लॉकेड ग्लोबल ट्रेड पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, एनर्जी क्राइसिस आ सकती है और पूरी सप्लाई चेन हिल जाएगी। दोस्तों, ट्रंप ने सिर्फ फॉरेन एक्शंस ही नहीं लिए, घरेलू लेवल पर भी बड़े बड़े फैसले किए हैं। 7 जनवरी को उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ का ऑर्डर दिया। कुल 66 ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें 31 यूएन बॉडीज जैसे UNFCCC, IPCC, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNRWA और 35 नॉन यूएन शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि ये सब यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही थी। फिर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स पर सख्त प्रतिबंध लगाए, शेयर बायबैक्स, डिविडेंड्स और एग्जीक्यूटिव पे को वेपन्स डिलीवरी शेड्यूल से लिंक कर दिया ताकि मिलिट्री की जरूरतें पहले पूरी हों। सीजी रेस में यूएस को लीडर बनाने के लिए एक मेमोरेंडम जारी किया। स्पेक्ट्रम रीएलोकेशन जैसे 7.125, 7.4 GHz बैंड और ITO के साथ डिप्लोमेटिक प्रयास शामिल हैं। 5 जनवरी को सीनेट में कैबिनेट और जजेस के लिए कई नॉमिनेशंस भेजे। ये सब फैसले यूएस को अंदर से मजबूत करने के लिए हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये ग्लोबल रिलेशंस पर क्या असर डालेंगे। यूएन से इतने बड़े स्केल पर विड्रॉ से वर्ल्ड ऑर्डर और कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, 7 जनवरी को ट्रंप ने फाइनल ईयर 2027 का डिफेंस बजट $1.5 ट्रिलियन अनाउंस किया। ये मौजूदा $901 बिलियन से पूरे 50% का जंप है। The U.S. president made the announcement on Wednesday on social media. He wants to increase defense spending to $1.5 trillion in 2027, saying he wants to build a, quote, dream military and pointing to the unstable geopolitical landscape. जो कोरियन वॉर के बाद सबसे बड़ा सर्ज माना जा रहा है। ये अनाउंसमेंट वेनेजुएला ऑपरेशन के ठीक बाद आया ताकि मिलिट्री ऑपरेशंस को पूरा सपोर्ट मिले। ट्रंप ने कहा कि ट्रबल्ड और डेंजरस टाइम्स में हमें ड्रीम मिलिट्री बनानी है। बजट में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और वेपन्स प्रोडक्शन पर खास फोकस है। आप खुद देखिए, ये अमेरिकी इकोनॉमी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री स्ट्रेंथ भी कई गुना बढ़ जाएगी। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी ऑप्शन बताया है। मिलिट्री एक्शन से कब्जा करने की खुली धमकी दी है। ये नाटो एली डेनमार्क का टेरिटरी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि मिलिट्री हमेशा कमांडर इन चीफ के लिए एक ऑप्शन रहता है। डेनमार्क के पीएम ने साफ कहा है कि अगर यूएस अटैक करता है तो नाटो का ही अंत हो जाएगा। ग्रीनलैंड के लॉ मेकर्स ने नॉट फॉर सेल कहकर जवाब दिया, लेकिन ट्रंप है कि मान ही नहीं रहे। वजह है कि आर्कटिक रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। यूरोपियन देश इन थ्रेट्स को पूरी तरह रिजेक्ट कर रहे हैं और नाटो में क्राइसिस की स्थिति बन सकती है। आप सोचिए, ये आर्कटिक रिसोर्सेज की लड़ाई को और कितना भड़काएगा। दुनिया भर में चिंता का माहौल है। चाइना ने यूएस के पूरे एक्शन को इंटरनेशनल लॉ का ब्लेंटेड वायलेशन कहा है। रशिया ने टैंकर सीजर को पायरेसी यानी समुद्री डकैती बताया। यूरोप अभी अनडिसाइडेड बना हुआ है। फ्रांस जैसे देशों ने कहा है कि पावर वेनेजुएलन ऑपोजिशन को ट्रांसफर करो। इंडिया अभी तक साइलेंट है, शायद टैरिफ का डर। यूएन की क्रेडिबिलिटी और कम हो गई है। सॉवेरेनिटी की इश्यूज सामने आ गए हैं। वर्ल्ड लीडर्स के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट्स की लिस्ट में क्यूबा, ईरान, ब्रिक्स कंट्रीज शामिल हैं। आप खुद बताइए, ये सब देखकर आपको क्या लगता है? वर्ल्ड ऑर्डर अब कितना कमजोर हो चुका है? कम से कम अच्छी बात यह है कि इराक की तरह
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की झूठी कहानी तो नहीं गढ़ी गई। लेकिन आप गहराई में जाएंगे तो समझ आएगा कि ऑयल से कहीं आगे पेट्रो डॉलर सिस्टम की बात है। 1970 से दुनिया का लगभग सारा ऑयल यूएस डॉलर्स में ट्रेड होता है। इससे डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया। कोई देश अगर डॉलर को बाईपास करने की कोशिश करे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वेनेजुएला ने यही किया। चाइना के साथ ऑयल युआन में ट्रेड शुरू किया। रशिया और ईरान के साथ बैरेटर स्टाइल डील्स। इराक ने यूरो में ऑयल बेचने की सोची तो गवर्नमेंट गिरा दी गई। लीबिया के गद्दाफी ने गोल्ड बैग्ड अफ्रीकन दिनार प्रपोज किया तो वहां मैस कर दिया गया। पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करने वाले पर अटैक। आप खुद सोचिए ये इकोनॉमिक वारफेयर कितना गहरा और खतरनाक है। क्या कोई दूसरा देश अमेरिका के बैकयार्ड में ऐसा कुछ कर सकता है? यूएस अब पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना जागीर मान रहा है। पहले चुपचाप था, अब खुलकर कह रहा है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी ये सुनकर जरूर हंस रहे होंगे, क्योंकि यही आर्ग्यूमेंट तो उन्होंने यूक्रेन पर अटैक करने के लिए दिया था। कल चाइना भी हमारे लिए यही कह सकता है। ये डेमोक्रेटिक पावर की भाषा नहीं है, ये इंपीरियल रूल की भाषा है। वेनेजुएलन ऑपरेशन का सबसे डेंजरस पहलू ये है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को इस तरह किडनैप किया गया। सबसे डेंजरस ये है कि ये सब अब नॉर्मल हो गया लगता है। जब आप इसे नॉर्मलाइज कर देते हैं तो कल कोई और देश टारगेट हो सकता है। कल कोलंबिया, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है कि यूएस प्रेसिडेंट अब हाई पावर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिस बन गया है। कांग्रेस को बाईपास किया गया, वॉर पावर्स एक्ट को इफेक्टिबिलिटी इग्नोर कर दिया गया। कोई फॉर्मल डिबेट नहीं, कोई डिक्लेरेशन नहीं, कोई वोट नहीं, कोई ओवरसाइट नहीं। सिर्फ एक प्रेसिडेंट का डिसीजन और दुनिया का मैप बदल गया। इंटरनेशनल लॉ की क्रेडिबिलिटी और कम हो गई। सॉवरेनिटी, नॉन इंटरवेंशन, यूएन चार्टर, ये सारे प्रिंसिपल्स सिर्फ पेपर पर रह गए। पेपर फाड़ कर फेंक दो। अब सिर्फ एक पावर काम करती है, जिसके पास माइट है उसी की बात सुनी जाएगी। गाजा में जो हुआ उसके बाद यूएन सिस्टम एक बार फिर एक्सपोज हो गया। स्टेटमेंट्स और कंडेमनेशंस आए, लेकिन जीरो एक्शन। पूरा सिस्टम यूएस वीटो के सामने हेल्पलेस लगता है। स्ट्रॉन्ग स्टेटस का रिस्पॉन्स सबसे इंटरेस्टिंग है। चाइना और रशिया ने एक्शन की कंडेम तो की, लेकिन साथ ही अपनी स्ट्रेटेजी को हार्ड कर रहे हैं। अलायंसेस टाइट हो रही हैं, मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स रीरिटेन हो रही हैं, क्योंकि जब रूल्स अनरिलायबल हो जाते हैं तो डेटरेंस आखिरी ऑप्शन बनता है। आने वाले सालों में हर दूसरा देश अपनी डिफेंस पर ज्यादा स्पेंड करेगा, क्योंकि अब किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने ओपनली कहा है कि वेनेजुएलन लीडर्स अगर अमेरिका की नहीं सुनेंगे तो अगला टारगेट हो सकते हैं। ये मैसेज सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के हर लीडर के लिए है। ट्रंप ने पिछले कुछ घंटों में मैक्सिको, ग्रीनलैंड, क्यूबा, ब्राजील और यहाँ तक कि इंडिया को भी थ्रेट किया है। और अब सबसे पर्सनल बात, हमारे इंडिया पर इसका असर क्या हुआ? ट्रंप ने रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से इंडिया पर 500% टैरिफ का बिल अप्रूव कर दिया है। ये सैंक्शनिंग रशिया एक्ट है। इंडिया, चाइना जैसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ट्रंप ने इसे ग्रीन लाइट दी क्योंकि रशियन ऑयल खरीदना पुतिन की वॉर मशीन को फंड करता है। पहले 25% टैरिफ था, अब 50% हो गया है। ट्रंप ने खुद कहा कि पीएम मोदी इससे हैप्पी नहीं है, लेकिन इंडिया ने रशियन इंपोर्ट्स थोड़े कम जरूर किए हैं। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात, ये सब हमारे लिए क्या मतलब रखता है? हम इंडिया वाले दशकों से अमेरिका को सपोर्ट करते आए हैं, ट्रेड में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, क्वाड जैसे ग्रुप्स में। मोदी गवर्नमेंट ने ट्रंप को हमेशा अपना दोस्त माना, फिर भी आज हम स्लैम्ड हो रहे हैं। टैरिफ्स की मास, थ्रेट्स, सब कुछ वजह सिर्फ एक ही है, हमने अपनी असली स्ट्रेंथ बनाई ही नहीं। न्यू एज इंपीरियलिज्म में पावर लॉ को फॉलो नहीं करती, पावर खुद लॉ बनाती है। अगर वेनेजुएला के बाद कोई ट्रंप को नहीं रोकेगा तो नेक्स्ट कौन होगा? रेड लाइन कहाँ बची है? क्यूबा, ईरान, ब्रिक्स कंट्रीज, सब पर खतरा मंडरा रहा है। इंडिया की पोजीशन इस वक्त कमजोर लग रही है। आज की ग्लोबल वॉर्स टैंक्स और मिसाइल्स से कम करेंसी, सप्लाई चेन्स, एनर्जी रूट्स और सैंक्शंस से ज़्यादा लड़ी जा रही है।
अगर हम इसमें लेट हुए तो हमेशा सिर्फ रिएक्ट करते रहेंगे, कभी लीड नहीं कर पाएंगे। चाइना ने चुपचाप अपनी स्ट्रेंथ बनाई, इसीलिए आज वो यूएस को आंख दिखा सकता है। चाइना अच्छे से जानता है कि यूएस ने वेनेजुएला में जो किया कल ताइवान में करने की सोच सकता है, और तब यूएस कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना रातों रात ताइवान की लीडरशिप को हैंडल करके आइलैंड को अपना डिक्लेयर कर सकता है। तो फिर हमारे लद्दाख और अरुणाचल कितने सेफ हैं? इस पूरी स्टोरी से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। हम कितना भी विश्व गुरु कह लें, लेकिन रशिया हो, चाइना हो या अमेरिका, न्यू इंपेरियलिज्म के इस गेम में अभी हमारी वॉइस बहुत कमज़ोर है। हमें अपनी वॉइस को मजबूत करना होगा। कोई हमें बचाने नहीं आएगा, कोई परमानेंट एली नहीं होता। पाकिस्तान के साथ जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी दुनिया ने साथ नहीं दिया। ये हमें याद रखना चाहिए। खाली जुमलों से कुछ नहीं होगा। असली काम है देश को डेवलप करना, अपनी पावर को एडवांस करना, वरना आज वेनेजुएला की तरह कोई और आज टैरिफ की मार, कल कुछ और बुरा हो सकता है। जब चाइना या कोई और एग्रेसिव होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारी पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं भारती उपाध्याय और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।